आज की क्लास में कल की चीजों को हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे। कल हम लोगों ने जो टॉपिक उठाया था वो था वॉट मीटर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में था? वॉट मीटर के बारे में। तो वॉट मीटर के बारे में मैंने ये बताया कि वॉट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, एक डिवाइस है या एक इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? वॉट मीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम विद्युत शक्ति का मापन करते हैं। तो मैंने बताया कि वैद्युत शक्ति को अगर हम रिप्रेजेंट करें मैथमेटिकली, P दैट इज पावर, वो होता है V इंटू आई। अगर ये केस है डीसी के लिए। लेकिन जब हम एसी के लिए पावर की बात करते हैं तो इसमें एक और वर्ड आ जाता है, दैट इज कॉस फाई। ये मैंने कल बताया था एसी के लिए, कॉस फाई। ठीक है, तो डीसी में कोई कॉस फाई का मान जीरो हो जाता है और एसी में कॉस फाई का मान वेरी करता है, जीरो से लेके एक के बीच में बदलता रहता है। ठीक है, कॉस फाई का मान परिवर्तन होता रहता है। तो ये हो गया पावर फैक्टर वाला टर्म, डीसी और एसी के लिए पावर का मान। फिर मैंने ये आपको बताया था कि पावर जो हमारी होती है तीन प्रकार की होती है। बेसिकली हम अपने इलेक्ट्रिकल पावर को तीन तरह से डिफाइन करते हैं। एक होती है एक्टिव पावर, एक होती है रिएक्टिव पावर, और लास्ट होती है अपैरेंट पावर। हिंदी में कहें तो एक्टिव पावर को रियल पावर कहते हैं। एक्टिव मतलब रियल, सक्रिय, हिंदी में सक्रिय कहते हैं, रियल कहते हैं, और इसको हम कहते हैं वास्तविक शक्ति। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति ये होता है एक्टिव पावर। ठीक है, रियल पावर। और दूसरा होता है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव मतलब क्या हुआ? अक्रिय शक्ति, यानी कि वास्तविक नहीं है ये, होती तो है लेकिन वास्तविक नहीं है, रिएक्टिव पावर। और इसको बोलते हैं, एक शब्द है प्रतिघातित। क्या है? प्रतिघातित। प्रतिघातित शक्ति। ये एग्जाम में बहुत बहुत अच्छे से क्वेश्चन ये बनता है। यहाँ से मैंने तीन चीजों कल बताई थी, वहां से क्वेश्चन बनता है एक्टिव पावर से, रिएक्टिव पावर से, और तीसरा होता है बेटा अपैरेंट पावर। अपैरेंट मतलब मैंने याद करने के लिए बताया था कि अपैरेंट मतलब अपीयरेंस वर्ड से याद करना, जिसका मतलब होता है दिखाई देना। तो आभासी शक्ति कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? आभासी शक्ति। ठीक है, आभासी शक्ति। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपैरेंट पावर। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है आपके एग्जाम के लिए कि एक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है? तो जो एक्टिव पावर की यूनिट होती है वो होती है बेटा वॉट। जो हमारे घरों में पावर इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम ट्यूबलाइट है, हमारा एसी, फैन, जो भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलाते हैं वो सभी के सभी वॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप बल्ब दिलाते हो तो बल्ब में भी वॉट होता है, फैन चलाते हो फैन भी वॉट होता है। मतलब शक्ति जो है उसमें वॉट में मेजर की जाती है, वॉट में मापी जाती है। वहीं रिएक्टिव पावर को जो हम यूनिट लिखते हैं, तो पावर का यूनिट क्या होता है? वोल्ट इंटू एम्पियर। वी इंटू आई को क्या लिख सकते हो? वी फॉर वोल्ट, आई फॉर एम्पियर। तो वोल्ट, एम्पियर, और यहाँ पे आर लिख दो। तो वोल्ट, एम्पियर, रिएक्टिव, इन शॉर्ट बोलते हैं VAR। तो जहां आर आ गया, आर का वर्ड होता है रिएक्टिव से, याद करने के लिए यहां भी आर है और यहां भी आर है। ठीक है, तो आर आर क्या हो गया? रिएक्टिव पावर हो गया। इसको एक नाम और कहते हैं, जैसे यहाँ पे वॉट है, पहले वाले में वॉट है, तो रिएक्टिव में वॉट नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं वॉटलेस पावर, यानी कि वाटहीन शक्ति। ठीक है, एक नाम और बोलते हैं वॉटलेस पावर। वॉटलेस पावर यानी कि वाटहीन शक्ति। ठीक है, एक नाम रिएक्टिव पावर का और होता है। तीसरा जो होता है हमारा अपैरेंट पावर। ये मैंने बताया था कि जो आभासी या अपैरेंट पावर होता है वो इनका सम होता है, यानी कि इनका योग होता है। किसका किसका? एक्टिव पावर का और रिएक्टिव पावर का योग होता है हमारा
एपेरेंट पावर। तो इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट सिर्फ होती है वोल्ट एम्पियर। ठीक है, वोल्ट एम्पियर। ये यूनिट कहाँ से आ रही है? ये यहाँ से आ रही है। P इक्वल टू वी आई होता है ना, P इक्वल टू वी आई। तो V मतलब क्या है? वोल्टेज। I मतलब क्या है? करंट। तो V फॉर वोल्टेज, तो वोल्टेज के लिए हमने वोल्ट लिखा, और I फॉर एम्पियर, एम्पियर के लिए हमने करंट लिखा। तो वोल्ट एम्पियर इसकी यूनिट होती है। तो ये आपको याद तो रहेगा, कभी भूलेगा तो नहीं, कि एक्टिव पावर की यूनिट होती है वॉट, रिएक्टिव पावर यानी कि प्रतिघातित शक्ति की जो यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और एपेरेंट पावर यानी कि आभासी शक्ति की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट एम्पियर। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि अगर एक्टिव पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से और रिएक्टिव पावर को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, तो जो हमारा एपेरेंट पावर होता है उसका जो हम निकालने का सूत्र बनाते हैं वो होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम को ये सिद्ध करता है। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा, पाइथागोरस का प्रमेय। उसमें क्या था? यही तो था कि अगर मैं कहूं कि ये एक्टिव पावर है, ये रिएक्टिव पावर है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ही तो एस होता है। और कोण क्या हो गया? फाई। क्यों फाई क्यों लिया? क्योंकि हमको पढ़ते हैं कॉस फाई के बारे में। तो ये सब चीजें आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब एक सूत्र निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो, अगर हमको ये पता है कोण फाई है ना, कोण फाई है, तो हम कॉस फाई का मान निकालते हैं। कॉस फाई का मान, कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता है? आधार बटा कण। आधार मतलब बेस अपॉन हैप्योटेनस। तो आधार बटा कण, आधार क्या है? P, और कण क्या है? S। ये तो होगा, आधार क्या है? P, यही तो हो। कॉस फाई क्या होता है? यहाँ से कॉस फाई निकालो, तो आधार बटा कण, आधार P, कण क्या हो गया? S, P अपॉन S। और P को हम क्या बोलते हैं? मैंने कहा P को हम बोलेंगे वॉट। P को हम क्या बोलेंगे? वॉट। और S को क्या बोलेंगे? S को बोलते हैं वोल्ट एम्पियर। क्या बोलते हैं? वोल्ट एम्पियर। तो W बराबर क्या हो जाएगा? बताओ, W बराबर क्या हो जाएगा? वोल्ट एम्पियर इंटू कॉस फाइव, VA कॉस फाइव। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो सूत्र मैंने लिखा है, क्या ये AC के लिए पावर का सूत्र नहीं होता है? जो हम अपने AC के लिए P बराबर VI cos फाइव लिखते हैं, P बराबर VI cos फाइव लिखते हैं, तो वही तो आता है। VI cos फाइव लिखते हैं, यही तो आता है। W बराबर VA cos फाइव। V क्या है? वोल्ट। A क्या है? एम्पियर। और cos फाइव, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट और cos फाइव से मल्टीप्लीकेशन हो गया है। ठीक है, तो VA cos फाइव। कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हो बेसिक इलेक्ट्रिकल के। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल मतलब कि जब भी आप आगे देखोगे ना, पावर सिस्टम पढ़ोगे, मशीन को पढ़ोगे, AC मशीन को पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पे एक्टिव रिएक्टिव कंपोनेंट के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी वाले में हम अगले पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि साइन फाई का मान क्या होगा। साइन फाई का मान क्या होगा? तो साइन फाई क्या हो जाता है? अब बताओ, साइन फाई क्या होता है? लंब बटा कण। लंब क्या है? Q, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लंब बटा कण, यानी कि लंब बटा कण होगा। ठीक है, यानी कि Q अपॉन S। ठीक है, तो Q को क्या बोलते हैं बेटा? याद करो, Q की यूनिट बताई थी कि वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। Q क्या है? रिएक्टिव पावर है, तो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और S को क्या बोलते हैं? S को हम बोलते हैं वोल्ट एम्पियर। ठीक है,
तो वोल्ट एम्पियर। तो एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम VAR लिखें, VAR एग्जाम में देता है, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे देता है, तो ये हो जाएगा VA साइन फाई। मतलब अगर, समझना बात को, मतलब अगर हमको वोल्टेज और करंट का मान पता है तो हम एक्टिव पावर भी निकाल सकते हैं और रिएक्टिव पावर भी निकाल सकते हैं, बशर्ते हमको वोल्टेज और करंट के बीच का जो कोण है, वोल्टेज और करंट के बीच का जो कोण है, मतलब एंगुलर जो फेज एंगल है, फेज एंगल यानी कि कोण क्या है, फाई, इस फाई का मान पता होना चाहिए। क्योंकि फाई का मान पता होगा तो हम साइन फाई का मान भी निकाल लेंगे, और फाई का मान पता होगा तो हम कॉस फाई का मान भी निकाल लेंगे। तो हम एक्टिव पावर भी निकाल सकते हैं। डब्ल्यू क्या है बेटा, डब्ल्यू क्या है, एक्टिव पावर। एक्टिव पावर निकालने के लिए भी हमको फाई चाहिए। और VAR क्या है बेटा, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर के लिए भी हमको साइन फाई चाहिए। ठीक है, तो इसके आधार पे हम दोनों चीजें कर लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट के अंदर। जो टॉपिक हमारा है वॉट मीटर। अभी तो हमने पावर के बारे में देखा, अब वॉट मीटर के बारे में देखते हैं। तो हमारे जो सिलेबस में जिस वॉट मीटर का जिक्र किया गया है वो दो प्रकार का है। वो बेसिकली एक ही वॉट मीटर का जिक्र है आपके सिलेबस में, और उस वॉट मीटर को टाइप को कहा जाता है डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। जैसे हमने मूविंग आयरन, मूविंग कॉइल देखा था, उसी क्रम में मैंने आपको बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में कि एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम डायनेमोमीटर, डायनेमोमीटर, डायनेमो होगा यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, डायनेमोमीटर, डायनेमोमीटर टाइप वॉट मीटर, या डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है वॉट मीटर। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि डायनेमोमीटर टाइप जो होता है इंस्ट्रूमेंट, होता है ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी वॉट मीटर, ऑप्शन डी पावर फैक्टर मीटर। तो आप कहोगे कि जब भी डायनेमोमीटर टाइप वॉट मीटर आया तो आप सीधा समझ जाओगे कि ये जो बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है, वॉट मीटर की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि डायनोमीटर टाइप वॉटमीटर क्या होता है। इसको समझने के लिए, मैं उसको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको बेसिक बताने का प्रयास करता हूं, समझना इसका क्रक्स क्या है। देखो, डायनेमोमीटर में डायनेमो क्या होता है, डायनेमो का आपने बारे में पता है कि एक तरह का जनरेटर होता है। डायनेमो जिसे हम बोलते हैं एक तरह का जनरेटर होता है। जनरेटर होने का मतलब क्या हुआ कि वही सिद्धांत है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ये बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिकल बहुत कठिन भी हो सकता है, बहुत आसान भी हो सकता है। सिर्फ आपको ये जानना है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लेके चलना है। फैराडेज लॉ एक ऐसा प्रिंसिपल है कि आपका 80% इलेक्ट्रिकल यहीं से कवर हो जाता है, इसी सिद्धांत पे चलता है। आप मशीन पढ़ते हो, मोटर पढ़ते हो, ट्रांसफार्मर पढ़ते हो, जितनी चीजें पढ़ते हो, डिवाइसेस जितनी पढ़ते हो, यहां तक कि जो आपने एमीटर वोल्टमीटर पढ़ा, वहां भी फैराडेज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नियम कहीं ना कहीं आया था। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को पे पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल का बेस तैयार हो जाता है। ठीक है, तो क्या कहता है ये सिद्धांत, फिर से वही बात कहता है कि अगर किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो चुंबकीय, तो उस चालक पे एक विद्युत बल कार्य करता है। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो कहते हैं कि इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, current carrying conductor placed in a magnetic field, then it experienced a force। मतलब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है
तो उस पे एक बल कार्य करता है। ठीक है, अब देखो फैराडेज नियम। अब यहां पे देखो क्या हो जाता है कि जब बल कार्य करेगा तो आपके दिमाग में प्रश्न आया क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट एज इंजीनियर की तरह सोचना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि अब हम लोग आर्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे कल हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, तो ऐसे अब नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा इसको दिमाग से हमको पढ़ना क्या है ऐसे कि मैग्नेटिक फील्ड हमको चाहिए और क्या चाहिए, करंट चाहिए। चालक में क्या जरूरी है, करंट। चालक को सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र में रख दो, उसमें करंट ना बहे तो कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? तो चालक में करंट बहना भी जरूरी है, तो करंट चाहिए। ठीक है, और वो चालक कहां रखा है, चुंबकीय क्षेत्र। दो चीज चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज क्या होती है, फोर्स यानी कि बल। ठीक है, फोर्स यानी कि बल, यही तो होता है। तीन चीजें हैं। अब इसको कोरिलेट करने का प्रयास करते हैं। तो हमको क्या चाहिए होगा, हमको एक चुंबकीय क्षेत्र बनाना होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाया जाता है, या तो हमारे पास चुंबक हो, या तो हमारे पास चुंबक हो, और या तो हम चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करें इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा। हमारे पास दो ही विकल्प है, या तो हमारे पास एक चुंबक हो जो नेचुरल चुंबक होता है, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियली हम एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करें। तो चुंबकीय क्षेत्र को कैसे उत्पन्न किया जाता है, सवाल ये आया। तो मैंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र को हम आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं, और उसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र को प्रोड्यूस कर सकते हैं या चुंबकीय क्षेत्र सेटअप कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है बेसिकली क्या, हम बात कर रहे हैं कॉइल की। किसी कंडक्टर में जो कॉइल होता है, ऐसे एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए चाहिए हमको क्या, कॉइल। ठीक है, ये बात सही है, क्लियर है? ठीक है, दूसरा है हमारे पास करंट, हमको चाहिए करंट। तो करंट हमारे पास जरूरी है, तो मान लिया करंट आई। करंट के लिए हमको कोई ना कोई सोर्स चाहिए। ठीक है, हम करंट प्रोड्यूस कर लेंगे, करंट ले आएंगे। और होगा क्या, फोर्स। अब ये फोर्स की बात आई है, तो फोर्स कैसा होता है, यांत्रिक बल होता है, मैकेनिकल फोर्स होता है। जी हाँ, मैकेनिकल फोर्स ही होता है। कैसे होता है, किसी को हम जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के रूप में पढ़ते हैं, तो वहां पे हम पढ़ते थे टॉर्क। इस इंस्ट्रूमेंट में हम बल को बलाघूर्ण के रूप में पढ़ते हैं, यानी कि फोर्स को टॉर्क के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अब देखो, डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या होता है, इसको समझते हैं। होता क्या है कि, आप समझना, मैं बढ़ा रहा हूं कॉन्सेप्ट को। ये है एक कॉइल, और ये है एक कॉइल, ये है दो कॉइल, दोनों आपस में सेपरेटेड हैं अभी इलेक्ट्रिकली। ठीक है, ये दो कॉइल हैं, और ये इससे इधर से जुड़ा हुआ है, और ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है इधर से। ठीक है, बीच में जो मैं बना रहा हूं वो है एक कॉइल, वो भी क्या है, एक कॉइल। ठीक है, तो तीन कॉइल हो गए आपके पास अभी, और इसी कॉइल पे लगा हुआ है हमारा क्या, पॉइंटर। ठीक है, इसी कॉइल पे क्या लगा है, पॉइंटर, और ये इसकी पॉइंटर का स्केल, इस पे रीडिंग लिखी हुई है, इस प्रकार से रीडिंग लिखी हुई है।
ठीक है। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, घबराना नहीं। ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉइंटर। क्या बोलते हैं? पॉइंटर यानी कि संकेतक। पॉइंटर यानी कि संकेतक। ठीक है। देखो, इसमें जो कॉइल होती है वो दो तरह की कॉइल होती है। एक कॉइल को बेटा बोलते हैं सीसी, करंट कॉइल, और एक कॉइल को बोलते हैं पीसी या वीसी, वोल्टेज कॉइल या प्रेशर कॉइल। मैं फिर से बोलता हूं, डायनेमोमीटर टाइप वॉट मीटर में दो प्रकार की कॉइल होती है। एक होती है करंट कॉइल और दूसरी होती है वोल्टेज कॉइल या दाब कॉइल या प्रेशर कॉइल या दाब कुंडली। पी फॉर प्रेशर, सी फॉर कॉइल। इसको एक नाम और कहते हैं, वी फॉर वोल्ट, सी फॉर कॉइल। तो वोल्टेज कॉइल या प्रेशर कॉइल, सी फॉर करंट एंड सी फॉर कॉइल। तो कौन सी करंट कॉइल है और कौन सी वोल्टेज कॉइल है, इसको समझते हैं। ये जो दो कॉइल है बेटा, जो साइड साइड में लगी हुई है, ये कॉइल और ये कॉइल, ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों बेटा करंट कॉइल है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है? करंट कॉइल है। और जो बीच में कॉइल है, इसको हम बोलते हैं प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल। ठीक है, ओके। पॉइंटर जिस पे रखा है वो एक तरह का प्रेशर कॉइल है, यानी कि वोल्टेज कॉइल है। इसका मतलब कि प्रेशर कॉइल मूव करने के लिए फ्री है, यानी कि ये मूवेबल है। बात समझ रहे हो? क्योंकि ये तभी घूमेगा तो पॉइंटर घूमेगा, अगर ये नहीं घूमेगा तो पॉइंटर कहां घूमेगा? क्योंकि इसी पे रखा हुआ है ना ये। ठीक है, लेकिन करंट कॉइल जो है वो मूवेबल नहीं है, इसीलिए इसको स्थिर कॉइल भी कहते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में स्टेशनरी कॉइल कहते हैं। स्टेशनरी कॉइल कहते हैं। तो ये हो गया बेटा प्रेशर कॉइल, ये हो गया करंट कॉइल। ठीक है। अब क्या होता है कि करंट कॉइल में और प्रेशर कॉइल में हम कुछ वाइंडिंग करते हैं। जैसे ऊपर हम यहाँ पे कुछ वाइंडिंग करते हैं, ऊपर यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने वाइंडिंग कर रखी, इसकी वाइंडिंग कर रखी है, इस पूरे करंट कॉइल की वाइंडिंग कर रखी है, और इस करंट कॉइल की वाइंडिंग कर रखी है। ठीक है, समझ लो, ऐसे ऐसे मैं वाइंडिंग बना दे रहा हूँ, सिंबॉलिक। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ लेना अभी। तो करंट कॉइल को हमने, ठीक है, ये करंट कॉइल है, ये कॉइल है। स्टेशनरी कॉइल, करंट कॉइल, ये हमारा हो गया। एक काम और करते हैं बेटा हम यहाँ पे, हम क्या करते हैं कि प्रेशर कॉइल एक तरह का वोल्टेज कॉइल है, तो हम क्या करते हैं कि प्रेशर कॉइल के साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं सीरीज में। किसके साथ? प्रेशर कॉइल के साथ। ठीक है, कंट्रोल को, करंट के कंट्रोल को लिमिट करने के लिए। क्योंकि रेजिस्टेंस क्यों लगाया जाता है? रेजिस्टेंस इसलिए लगाया जाता है कि किसी भी सर्किट में बहने वाले करंट को कंट्रोल किया जा सके, उसकी वैल्यू के मान को नियंत्रित किया जा सके। तो हमने क्या किया है कंस्ट्रक्शन में कि जो प्रेशर कॉइल है इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो है वो कैसा रेजिस्टेंस है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनता है इससे। हाई रेजिस्टेंस है कि लो रेजिस्टेंस है? तो आप कहोगे कि हाई रेजिस्टेंस है, मतलब इसका मान 1000 ओम, 500 ओम, 1000 ओम, 2000 ओम, मतलब ज्यादा होता है। ठीक है, ओके। ये बेटा आपकी सप्लाई है, यहां से आप सप्लाई दे रहे हो, और इधर आपका लोड है, यानी कि आपका इस तरफ आउटपुट है। ठीक है, इधर आप सप्लाई दे रहे हो, इधर आपका लोड है। ठीक है, अब आपको देखना है कि आपके का कितना पावर का कंजम्पशन है, कितना पावर रीडिंग शो कर रहा है। सप्लाई और लोड के साथ कनेक्टेड है हमारा। आप देख रहे हो ना, वायर जो मैंने कनेक्शन कर रखा है वो ये कर रखा है, ये। ठीक है, इधर कनेक्टेड है, इधर कनेक्टेड है। ठीक है, इस प्रकार से कनेक्शन है, ये कनेक्शन डायग्राम कहते हैं इसको, डायनोमीटर वॉटमीटर का। ठीक है, और ये ऊपर बेटा हमारा स्केल है। ऊपर क्या है? स्केल है। ठीक है, अब
ध्यान से सुनना मेरी बात को जो मैं कहने जा रहा हूं। हमारे पास दो तरह के क्वाइल हैं। क्वाइल का काम क्या होता है, याद करो, लास्ट स्लाइड में मैंने बताया। यहां से मैं सब कोरिलेट कर रहा हूं, मैं चाहता नहीं कि आपको याद करना पड़े, ठीक है। मैं कोरिलेट करूंगा इन चीजों को फैराडेस के नियम के साथ। हमको क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। कहां से मिलेगा, क्वाइल से। तो उसके लिए हमने लगाया करंट क्वाइल, और ये करंट क्वाइल हमको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अब ये मान लो कि करंट क्वाइल का ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सेटअप हुआ, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बन गया, चुंबकीय क्षेत्र बन गया, ठीक है। ठीक है, अब करंट आपको जो मेजर करनी होती है वो फ्लो कर रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र बना। लेकिन जो हमारा बीच में प्रेशर क्वाइल है, बीच में जो प्रेशर क्वाइल है, यहां भी तो करंट है, फ्लो कर रही है। तो प्रेशर क्वाइल का भी अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो अब फिर से यहां पे आओ, करंट था, तो करंट की वजह से क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। और इसी चुंबकीय क्षेत्र की वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या होगा, इंटरैक्ट करेगा, आपस में संयोजन करेगा। और जैसे ही दो चुंबकीय क्षेत्र आपस में संयोजन करेंगे, तो इन दोनों के द्वारा आपस में क्या लगेगा, एक बल लगेगा। और चूंकि जब बल लगेगा, तो ये तो स्थिर है, करंट कॉइल स्टेशनरी है, ये तो घूमेगा नहीं। तो जो मूवेबल है हमारा कौन सा, प्रेशर कॉइल, वो अपने स्थान से मूव करने लगेगा, यानी कि वो घूमेगा, उस पर एक बलागुण कार्य करेगा। इन दोनों के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण एक रिजल्टेंट फोर्स कार्य करेगा, और जिससे हमारा पॉइंटर रोटेट करेगा, और पॉइंटर अपना रीडिंग यानी कि जो वैल्यू है वो शो करेगा, ठीक है। पॉइंटर अपना रीडिंग शो करेगा, ठीक है। तो ये होता है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो बेसिक है। मैं आगे बताऊंगा और भी चीजें, अभी मैंने ये प्रयास किया कि आप ये समझो कि हमको चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में कैसे प्रोड्यूस हुआ, सप्लाई करंट है, सप्लाई है करंट है, करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो दोनों कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनने से क्या होगा, आपस में दोनों फील्ड का इंटरेक्शन होगा, जिससे परिणामी बल के रूप में हमारा जो पीसी है यानी कि प्रेशर कॉइल है वो मूवेबल है, वो घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है, तो वो घूमने का लगेगा, और जो घूमेगा तो पॉइंटर हमारा हमको रीडिंग दे देगा, ठीक है। तो इस क्लास में अभी इस लेक्चर में इतना ही हम रखेंगे, और अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार